नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मंगलवार को बद्रीनाथ धाम की कपाट शीतकाल के लिए दोपहर 2:56 पर बंद हो गए। इस दौरान जय बद्री विशाल के जयकारों से धाम गूंज उठा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस मौके पर मंदिर को करीब 10 कुंटल फूलों से सजाया गया। जानकारी के मुताबिक इस बार करीब 16,60,000 श्रद्धालु ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। हल्द्वानी में आधी अधूरी तैयारी के बीच 7 दिवसीय सहकारिता मेले का शुभारंभ हो गया। सांसद अजय भट्ट और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने फीता काट कर मेले की शुरुआत की। इस मेले में सहकारिता से जुड़े स्टॉलों के अलावा 150 से अधिक खान पान, व्यंजन व स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। इसके अलावा रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी की गई। वहीं बुधवार यानी 26 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मेले में पहुंचेंगे। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सहकारिता लोगों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अब तक सहकारिता के क्षेत्र में 8,000 करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं। आज भी सहकारिता से जुड़े कई किसानों को ऋण आवंटित किया गया है। पहली बार ही सहकारिता का मंत्रालय देश में खुला है। इतने बड़े पैमाने पर आप जानते हैं कि पूरा भारत देश हमारा छोटी इकाई से लेकर ऊपर तक सहकारिता के आधार पर आच्छादित हो और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। कहीं भी बेरोजगारी न रहे, कहीं भी हाथ फैलाना हमको न दिखाई दे, जिस तरह से पहले चलता था। आज आप देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड इतना आगे बढ़ गया है। यहाँ के जो सहकारिता मंत्री जी हैं रात दिन लगे रहते हैं। कम से कम मुझे जहाँ तक ख्याल है कि 800 करोड़ के लगभग ऋण वितरित कर दिए हैं अभी तक। कोई कम नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है। देश में तो कायाकल्प होने लगा है। उत्तराखंड भी लगातार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है इस क्षेत्र में। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यहाँ से मैसेज गया है वो अद्भुत है और अब आने वाले दिनों में इसके नए नए स्वरूप दिखाई देंगे। देखिए, जो अमूल शून्य से स्टार्ट हुआ था, सहकारिता के बदौलत आज इंटरनेशनल लेवल पर उसकी छाप है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने नया सहकारिता मंत्रालय खोला है और पहले सहकारिता मंत्री हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बने हैं। इस साल हम हर जिलों में सहकारिता मेले कर रहे हैं। अभी तक 6 जिलों में हो चुके हैं। आज इसका उद्घाटन हमारे माननीय सांसद जी ने किया है। कल इस मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि सहकारिता विभाग के द्वारा हमने जो 0% पे ऋण अपने किसानों को दिया है, अभी तक लगभग 8,000 करोड़ रुपये हम दे चुके हैं और 15 लाख किसानों को दे चुके हैं। आज भी हमने यहाँ पे 21 किसानों को लगभग 70 लाख रुपए का ऋण दिया है। और दूसरा, हम सहकारिता के क्षेत्र में पैक्स अब हर गांव में खोल रहे हैं ताकि किसानों को जो है अपने गांव में हर प्रकार की जो चीज़ें हैं वो मिल सकें। तीसरा, हम अपने पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। चौथा, जो हमारे पैक्स हैं अब वो CSC सेंटर भी खोल सकते हैं, वो जन औषधि केंद्र भी खोल सकते हैं, वो पेट्रोल पंप भी खोल सकते हैं, वो हर प्रकार के काम कर सकते हैं। अल्मोड़ा में केंद्र सरकार की पहल पर इंडियन ऑयल के जरिए अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के कई स्कूली विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने शिरकत की। इस दौरान करीब 300 से ज्यादा स्कूलों के छात्र छात्राओं को टैबलेट केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने प्रदान किए। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि डिजिटल के दौर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए संसाधन होना जरूरी है और इंडिया ऑयल ने अपने CSR फंड से होनहार विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान कर शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को और श्रीमान राठौड़ जी को और उनके सभी साथियों को, जिनके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र के कुछ स्कूलों के बच्चों को, छात्र छात्राओं को टैबलेट प्रदान किए गए हैं और जो कि अपने आप में एक आज की शिक्षा की
पढ़ाई के लिए बहुत आवश्यक है। और बच्चों को ये टैबलेट देने के बाद बच्चे बहुत उत्साहित हैं और खुश भी हैं, और उनको शिक्षा में योगदान मिले उसमें ऐसा प्रयास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है। तो मैं थैंक्स कि हमारे बच्चों को ये प्रदान किया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कल पूरे देश भर में संविधान दिवस मनाएगी। इस मौके पर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का सामूहिक गायन आयोजित किया जाएगा। परिहार ने यह भी कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पार्टी की पदयात्रा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस हमारे राष्ट्र के गौरव, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का पावन उत्सव है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत का संविधान अंकित किया था। संविधान हमें नागरिक अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों को भी बोध करता है। बृहद संयोग है कि जब वंदे मातरम के गायन को 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो सभी विद्यालयों में एक सामूहिक गायन वंदे मातरम का किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और संयोग है कि सरदार पटेल जी की जो 150वीं जयंती है, तो वो उसके कारण से भी उसमें पदयात्राएं हमारी जो चल रही हैं, उन पदयात्राओं को भी आगे बढ़ाया जाएगा। और विशेष रूप से सामूहिक गान का जो वंदे मातरम कल होगा, वो संविधान दिवस के अवसर पर होगा। बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये कोई आरोप नहीं बल्कि हाल के दिनों में पार्टी नेताओं के लगातार आते बयानों से खुद सामने आ रहा है। पहले कई वरिष्ठ नेताओं ने सरकार और संगठन पर सवाल खड़े किए और अब गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का बयान इस भीतर घाते असहमति की गवाही दे रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक बिशन सिंह चौहान, पूर्व मंत्री व मौजूदा विधायक अरविंद पांडे के साथ विधायक मुन्ना सिंह चौहान के हालिया बयानों ने न केवल पार्टी नेतृत्व को असहज किया है, बल्कि सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। इसी क्रम में सांसद अनिल बलूनी ने पासपोर्ट ऑफिस खोलने के मुद्दे पर कहा कि जिस कार्यालय के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, वो सिर्फ एक साइन के कारण क्यों लटका हुआ है और अब वो इसकी जांच कर रहे हैं। बड़ी मुसीबत से और बहुत मुश्किलों के साथ हम लोग जाते हैं भारत सरकार में। विदेश मंत्री जी के आगे हम लोगों ने मतलब बिल्कुल हाथ जोड़ के और इस गढ़वाल के लिए एक दूसरा पासपोर्ट ऑफिस लाए। अभी तक खुल जाना चाहिए था, अब वो किन कारणों से आप लोग पता कीजिए कि क्यों एक साइन के लिए इतने समय से रुके रहते। बड़ी दुख की बात है। बहुत प्रयासों के बाद बड़ी मुश्किलों के साथ कामों को आगे बढ़ाया जाता है। मैंने 12.5 लाख रुपए उसके अपनी सांसद निधि से भी उसके लिए दिए थे, लेकिन वो कहीं अटका हुआ है। उसको जांच आप लोग भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी के इस बयान पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दूरी बनाते हुए कहा कि अनिल बलूनी ने ये टिप्पणी किस संदर्भ में की, इसका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार जनहित की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये किस आधार पर उन्होंने कहा है, उसका उत्तर वही देंगे। लेकिन प्रदेश केंद्र की योजनाएं प्रदेश में स्थापित हों, उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। बीजेपी की इस अंदरूनी खींचतान पर कांग्रेस ने भी हमला बोला है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे डबल इंजन की सरकार दो अलग अलग दिशाओं में चल रही है और सांसद अनिल बलूनी स्वयं को असहाय महसूस कर रहे हैं। देखिए, बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन की सरकार की बात करती है और जिस तरीके से उनके सांसद अनिल बलूनी जी का एक स्टेटमेंट सामने आया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो एक दिशा में ना चल के दोनों जो इंजन है वो अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। कैसे अपने आप को वो बड़ा असमर्थ महसूस, असहाय महसूस कर रहे थे उस वक्त ये कहते हुए, जब उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से तो हम केंद्र सरकार में जो है विदेश मंत्रालय में जाते हैं और बड़ी बड़ी उम्मीद से जाते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं हमें। उसके बावजूद भी देखिए, मेरी पूरी सांसद निधि भी चली गई इस कार्य के लिए। मैंने गढ़वाल
गढ़वाल क्षेत्र के लिए एक और पासपोर्ट ऑफिस की जो है मांग रखी थी, जिसकी पूरी कार्रवाई कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं वो कहां अटका है और हो नहीं पाया। तो हाथ भी जोड़े उन्होंने मंत्री के और अधिकारियों के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद का ही कार्य नहीं हो पाया। और ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये सबका साथ और सबका विकास करती है। अरे भैया, आप अपने सांसदों को ही साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं, उनके कहने पे ही कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप आम जनता के कार्य क्या करेंगे? कुल मिलाकर नेताओं के इस बयानों से इतना तो स्पष्ट है कि बीजेपी के भीतर कहीं न कहीं असंतोष उभर रहा है। भले ही ये असहमति किसी मुद्दे को लेकर हो, इस पर कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां यूकेडी के वरिष्ठ नेता दिवाकर भट्ट का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे दिवाकर भट्ट। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी थे दिवाकर भट्ट। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता थे दिवाकर भट्ट। कुछ दिन पहले ही अस्पताल पहुंच सीएम धामी ने उनका हालचाल जाना था। ऐसे में आज उनके निधन की खबर आई है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी थे दिवाकर भट्ट और उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता भी थे। कुछ दिन पहले ही अस्पताल पहुंच के सीएम धामी ने उनका हालचाल जाना था। ऐसे में आज खबर आई है उनके निधन की। ऐसे में उत्तराखंड में बड़ी शोक की लहर है, खासकर यूकेडी के वरिष्ठ नेताओं में इस दौरान शोक है। दिवाकर भट्ट का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे दिवाकर भट्ट। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी थे दिवाकर भट्ट। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता भी थे दिवाकर भट्ट। ऐसे में उनका निधन उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आपको बता दें कि यूकेडी के वरिष्ठ नेता दिवाकर भट्ट ने आज अंतिम सांस ली। उनका निधन हो गया है। लंबे समय से दिवाकर भट्ट बीमार चल रहे थे, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। ऐसे में मंगलवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। चंपावत में शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर शिक्षकों ने प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति में देरी को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने जल्द समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। चंपावत में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर मिनिस्ट्री कर्मचारी संगठन के संयुक्त सचिव मिंटू राणा और फेडरेशन महामंत्री जीवन रौली के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सभी कर्मचारियों ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति के उपरांत पदस्थापना के लिए काउंसलिंग के बाद ही निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून की ओर से पत्र निर्गत नहीं किया गया है। शासन ने और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री का सीधे सीधे उद्देश्य है कि हमारे जितनी भी पदोन्नति होनी है वो समयबद्ध तरीके से होनी है। जबकि हमारी जो प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति होनी थी, उसकी डीबीसीसी पूर्णतः फाइनल भी हो गई है। और हमारे डायरेक्टर महोदय जी ने आश्वासन भी दिया था कि हम इसको 20 और 21 को ऑनलाइन के माध्यम में पत्र जारी करेंगे, जिससे कि पदस्थापना जारी हो जाएगी। पत्र निर्गत नहीं करने के कारण संगठन से पदाधिकारियों में काफी आक्रोश है। 160 प्रधान सहायकों की पदोन्नति के लिए काउंसलिंग करवाई जानी है। समय से अनुमति नहीं मिलने के कारण इस सभी कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल्द समाधान न होने पर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने कहा है कि उग्र आंदोलन किया जाएगा। बात पत्रावली की बात आई, उन्होंने फिर साइन करने से डिनाई कर दिया। और फिर हमने कहा कि भाई इसको करो, क्योंकि इससे कई लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे। तो इसी कारण बस हमको मजबूर होने बस आज धरने पे बैठ रहे हैं। हमारी क्रांति कार्यकारिणी का जो हमें निर्देश प्राप्त हुआ है, इसके हम जब तक हमारी जो सूची पद्धति जारी नहीं होती है, तब तक हम इसमें धरने में बैठे रहेंगे। प्रदर्शन करने वालों में कैलाश नाथ महंत, प्रभाकर दीक्षित, राघवेंद्र यादव, सुरेंद्र सिंह, ललित मोहन, महेंद्र नाथ, मंजू तड़ागी, मालविका पंत, भानु प्रकाश, मनोहर लाल, विमला देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई। मीट प्रकरण में फरार चल रहे भाजपा पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी कोतवाली पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसे में पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। बता दें कि 23 अक्टूबर को मास वाहन को रोकने और वाहन चालक से मारपीट के मामले में पुलिस ने वाहन चालक की पत्नी की तहरीर पर बीजेपी नेता मदन जोशी समेत 5 नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस लंबे समय से बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी।
पूर्व मंडल अध्यक्ष ही नहीं थे, वो चेयरमैन का चुनाव भी लड़े हैं। वो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो कोर्ट के माध्यम से जो उन पर कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका उन्होंने पालन किया है और इसके तहत उन्होंने आज खुद आकर यहाँ पर समर्पण किया है। अच्छी बात है। हम कानून के साथ खड़े हैं, नियमानुसार खड़े हैं। आगे भी कानून से के माध्यम से ही हम सारे काम करेंगे। हमारी ओर से कोई किसी प्रशासन का उसका कोई ना हमने पहले विरोध किया ना अब विरोध कर रहे। हम तो बात केवल उस समय भी जब कुछ लोगों ने छापा था कि विधायक जी, कोर्ट में भी वो बात आई है शायद, लेकिन हम केवल इसलिए आए थे कि नियमानुसार होना चाहिए। हमने कभी कानून के विरुद्ध कोई काम नहीं किया, ना करेंगे। और आज मदन ने समर्पण किया है थाने में आकर, अच्छी बात है। उन्होंने भी कानून का साथ दिया है, कानून के तहत चले हैं। आगे जो प्रक्रियाएं चलेंगी वो कानूनी चलेंगी, उसके लिए हम सब तैयार हैं। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के निर्देश पर जिले के लोहागढ़ ब्लॉक के सीमांत रोसाल में रेट्रो पंपिंग योजना का कार्य शुरू हो गया है। ये योजना पिछले 4 सालों से लंबित पड़ी थी, जिस वजह से इस क्षेत्र के ग्रामीणों को पेयजल के भीषण संकट से जूझना पड़ता था। मंगलवार को क्षेत्र के किसान नेता मोहन चंद्र पांडे और ग्रामीणों ने बताया कि जल संस्थान विभाग से कई बार योजना निर्माण की मांग की गई थी, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा कार्य में आ रही थी और इस बार वन विभाग की ओर से मामले में आपत्ति लगा दी गई। उन्होंने कहा कि योजना निर्माण को लेकर ग्रामीण कई बार प्रदर्शन भी कर चुके थे, पर मामले की सुनवाई नहीं हुई। पांडे ने बताया कि मामले को जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के जन्मदिन कार्यक्रम में प्रमुखता से रखा गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए डीएम ने वन विभाग को तत्काल आपत्ति के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपत्ति का निस्तारण होने के बाद जल संस्थान की ओर से योजना निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। सर देखिए, अभी जब पिछले दिन आप ही के चैनल के माध्यम से हमने इस मामले को उठाया था, जहाँ पर जो लोजनी गांव है वहाँ पेयजल की बहुत सारी समस्या थी। रोसाल है, लोजनी है और जो उसमें कई स्कूल हैं वो भी पानी के लिए परेशान हो रहे थे। तो जब डीएम साहब ने इसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए जो है इसको वन विभाग में इसका कुछ लैंड इशू आ रहा था, तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए इसको वन विभाग को आदेश किया और उसके बाद जो है वन विभाग ने उसमें से अपनी रोक हटा ली है और उसमें जो है तो कार्य शुरू कर दिया गया है। और इसमें जो है ग्रामीण और हम सब लोग जो है वो जिलाधिकारी महोदय को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये योजना को लगभग 4 साल का समय हो गया है और आए दिन कुछ न कुछ इसमें अड़ंगा लगा रहता है और ज़्यादातर इसमें फॉरेस्ट लैंड का ही इशू आ रहा था। तो फॉरेस्ट लैंड का क्लियर होने के बाद जो है तो अब शायद ऐसा लगता है कि ये योजना पूर्ण हो जाएगी। तो ग्रामीणों को तो देखिए बहुत राहत है। अभी आपने पिछले कई बार हमने आपको उसमें दिखाया कि जो ऊपर जो गांव है, जो लोजनी गांव है, वहाँ पर जो परिवार हैं वो एक 300-400 लीटर का जो एक नौला है उसमें से वो लोग अपना गुजारा करते हैं। तो अभी मई जून में तो वहाँ पानी बिल्कुल नाम मात्र हो जाता है। बहुत ज़्यादा सारी समस्या है, तो बहुत बड़ी राहत है ये। भाजपुर कोतवाल नरेश चौहान ने पुलिस टीम के साथ नगर में व्यापारियों की ओर से किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने सड़क किनारे फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों का चालान किया। बता दें कि भाजपुर में कुछ व्यापारियों की ओर से फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, जिसको हटाने को लेकर पुलिस की ओर से लोगों से कई बार अपील की गई। इसी के चलते पुलिस टीम के साथ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसमें मेरे द्वारा पूर्व में भी इन लोगों को बताया गया था कि अतिक्रमण से वो थोड़ा सा बचें, अपना अतिक्रमण ना करें और अत्यधिक मात्रा में अतिक्रमण हो भी रहा था और रोज आम लोग जो है रोज कुछ ना कुछ शिकायत कर रहे थे कि साहब बहुत अतिक्रमण हो रहा है। तो आज हमने समस्त स्टाफ लेके यहाँ से सारा जितना भी अतिक्रमण था मैक्सिमम अतिक्रमण हटा भी दिया है और जिन्होंने ज्यादा अतिक्रमण किया था उनमें चालान वगैरह भी किए हैं। भविष्य के लिए इनको हिदायत दी गई है कि अतिक्रमण से बचें। उत्तरकाशी के कई इलाकों में आज भी मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को देखते हुए हर्षिल में सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया। कहा जा रहा है कि ये सीमांत गांव में संचार की नई क्रांति है। सेना की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इस स्टेशन से 8 गाँव को लाभ मिलेगा। उत्तरकाशी के सीमांत गांवों को संचार के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। सोमवार को सेना ने जिला प्रशासन के सहयोग से हर्षिल में सामुदायिक रेडियो स्टेशन का विधिवत लोकार्पण किया। लेफ्टिनेंट जनरल अति विशिष्ट सेवा मेडल
जनरल ऑफिसर कमांडिंग उत्तर भारत डीजी मिश्रा ने सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया, जो सेना की तरफ से वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत स्थापित किया गया है। का नाम है वो है रेडियो आइबेक्स तराना 88.4 FM हर्षिल धुन पहाड़ की। जैसे कि हर्षिल धुन पहाड़ की नाम ही है, तो ये जितने भी हर्षिल के आसपास के 8 गांव हैं, मुखवा, बागोरी, वहाँ जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा, लोकल कम्युनिटी के द्वारा किए जाएंगे, उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, उसको सूचना के माध्यम से यहाँ से चलाया जाएगा। साथ में बच्चों का, जितने भी यहाँ प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए यहाँ पे शोज़ कराए जाएंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे शोज़ हैं। हेलो हर्षिल जो है हमारा एक मॉर्निंग शो चलता है, जहाँ हम खबरों के बारे में बात करते हैं, जहाँ हम हर्षिल की स्टोरीज़ के बारे में बात करते हैं। खंड विकास अधिकारी भटवाड़ी। वर्तमान में हमारे हर्षिल क्षेत्र में ये आइबेक्स जो रेडियो बना है, और हर्षिल क्षेत्र के जो आसपास की वैली में जो 8 गांव हैं, इस रेडियो स्टेशन के आने के बाद जो हमारी जो कम्युनिटी का इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा। और जिस तरह से हमारा जिला प्रशासन का एक विज़न है कि इसमें समस्त जो हमारी योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार धरातल पे किस तरह से हो, और ये वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत इस स्कीम को लाया गया है। और मैं आशा करता हूं कि इस रेडियो स्टेशन के आने के बाद यहां से पलायन और जो कम्युनिटी इंटरेक्शन है आर्मी के साथ, और भविष्य में किसी भी तरह से डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की तैयारी है, वो फास्ट हो पाएगी और इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन अच्छी तरह से हो पाएगी। रेडियो स्टेशन के शुरू होने से सीमांत के 8 गांव अब देश और दुनिया से सीधे जुड़ सकेंगे। इस पहल से उपला टकनौर के सीमांत क्षेत्रों में संचार की एक नई क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल सीमांत गांव में अक्सर नेटवर्क और संचार की समस्या बनी रहती थी, जिससे ग्रामीणों को आवश्यक जानकारी और मनोरंजन के साधनों से जुड़ने में कठिनाई होती थी। अब सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना से ग्रामीणों को ये लाभ आसानी से मिल सकेगा। पहले मैं यहाँ पर इंडियन आर्मी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि आज रेडियो आइबेक्स तराना के माध्यम से दूर दूर से हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हमारी संस्कृति जो प्रोग्राम है और हमारे जो कल्चर है, हमारे जो ट्रेडिशनल का जो भी प्रोग्राम होता है वो दूर दूर तक फैलेंगे, और कई सारे जानकारी हमको भी मिलेंगे, और बहुत सारे सुविधाएं आज आर्मी के माध्यम से हमें मिला है। रेडियो स्टेशन के माध्यम से सरकारी योजनाओं, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम, स्थानीय संस्कृति और मनोरंजन से जुड़े प्रसारण के साथ ही भरोसेमंद माध्यम और आपातकालीन संदेश का लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। ग्रामीणों ने इस कदम पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें अब एक भरोसेमंद माध्यम मिल गया है, जिससे वो समय पर जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विशेष रूप से आपात स्थितियों में तुरंत संदेश प्रसारित करने में भी ये स्टेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज जो है रेडियो स्टेशन का जो है उद्घाटन हुआ है, और हमारे जो यहाँ पर गांव के जो निवासी हैं सर, सभी लोग इस चीज़ से मतलब खुश हैं, और मैं भी खुद मतलब खुश हूँ। यहाँ पर जो है जो हमारे गांव के लोग, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पर जो है नए जो है यहाँ पर हमारे पास मतलब खबरें आएंगी, नई जानकारी आएंगी, और जो हमारी जो पहाड़ की जो ये विविधताएँ हैं मतलब जन जन तक यहाँ पर से मतलब इस चैनल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से पूरे मतलब देश दुनिया में जाएगी। लोकार्पण के अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल मिश्रा ने कहा कि सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोलने का प्रयास निरंतर जारी है, ताकि स्टेशन खोलने से यहाँ के लोगों को मौका मिले और यहाँ की स्थिति का वर्णन और संस्कृति को और देश तक पहुँचे, ताकि लोगों को पता चल सके कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं और यहाँ कैसे तरक्की हो रही है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन सेना ने जोशीमठ, पिथौरागढ़ में खोला गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी रेडियो स्टेशन को खोला गया है। स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिला है और उन्होंने इसकी सराहना की है। देखिए, हमने सेना ये कोशिश कर रही है कि जितने भी सीमा क्षेत्र हैं वहाँ पर हम ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलें, जैसे कि यहाँ के लोगों को मौका मिले, एक तो अपनी जो उनकी स्थिति है उसके बारे में वर्णन करने के लिए, और साथ में जो यहाँ की संस्कृति है और जो यहाँ का कल्चर है उसे और देश में फैलाने के लिए, जैसे कि लोगों को पता चले कि सीमावर्ती क्षेत्र में लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे यहाँ तरक्की हो रही है। तो हमने सबसे पहले जोशीमठ में खोला था, जो उसकी बहुत सराहना हुई, और ना केवल जोशीमठ, अभी कुमाऊं सेक्टर में पिथौरागढ़ में खोला है, और हिमाचल में हमने इसको पू में खोला था।
रेडियो स्टेशन से आपदा के दौरान एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं के त्वरित प्रदान के लिए लोगों को सचेत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये रेडियो स्टेशन न सिर्फ संचार को मजबूत करेगा बल्कि सीमांत गांवों की आवाज को भी दूर दूर तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे स्थानीय युवाओं को भी रेडियो से जुड़ने और अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे, जो सीमांत क्षेत्रों के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।